तो हेलो मेरे यार, आई एम सुप्रीम किस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो फायर गर्ल थी वह लास्ट टाइम पर एंट्री लेकर लियन के वर्ल्ड गॉड मोनूमेंट पर अटैक कर कर उस डीजिया को बचा लिया था और वहां से उसे भागने का समय दे दिया था, जिसकी बदौलत डीजिया तो वहां पर से आसमान को चीरते हुए निकल चुका था। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो क्लाउड पर बना वॉइड एरिया होता है, जहाँ पर वह थोड़ा सा छेद बना था, वहां से वह तेजी के साथ निकल चुका था और इसी के साथ जो फायर गर्ल थी वह वहीं पर पूरी तरीके से जलकर राख होकर खत्म हो रही थी। यह साफ-साफ हमें नज़र आ रहा होता है और इसी के बाद हमारा सीन सीधे उस तीसरे क्लोन पर शिफ्ट होता है, जो हँसते हुए कहता है कि हा हा, यह सचमुच में भाग निकला। और हमें दिखाया जाता है इस स्नो वाले, इस व्हाइट वाले क्लोन को, जो कह रहा होता है कि इसे फ़िलहाल भूल जाना होगा। एक बॉडी मिलना और उसे रिफ़ाइन करना, यह उतना भी बुरा नहीं है, यह काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। और हम देखते हैं यहाँ डीजून की बॉडी पड़ी हुई होती है, जिसे पूरी तरीके से कैप्चर कर कर रखा गया होता है उस फ्लावर के द्वारा। और फिर वह फ्लावर जो होती है वह यहाँ पर डीजून को मारने के बाद मतलब उसे तो पूरी तरीके से निचोड़ लिया है, इसने उसकी सारी एनर्जी चूस ली है। तो उसके बाद उसका जो खिलौना था, उसका जो पगोड़ा था, उसे अपने पास बुलाती है और उसी के टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए उस पगोड़े की जांच करने लगती है। और हम इसके आइज़ को देखते हैं, जिसमें एक में इसकी एनर्जी और दूसरे में डीजून की एनर्जी होती है। और उसे देखते हुए कहता है कि एशियंट आर्टिफैक्ट, सचमुच में यह गॉड बैटलफील्ड एरिया काफ़ी अच्छा है। और वह डीजून को दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी पूरी तरह से जकड़ी हुई होती है और वह कह रहा होता है, या मूर्ख डीजून, क्या यही तुम्हारा हुक्म का इक्का था जिससे तुम मुझे यहाँ पर नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब कि मुझे अपने साथ मारने की कोशिश करना चाहते थे। अफ़सोस की बात थी कि इतने सारे तुर्म के हिक्के होने के बाद, हुक्म के इक्का इतना अच्छा होने के बावजूद भी तुम इस हद तक घायल थे कि तुम अपनी टेक्निक्स का भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर पाए। आखिरकार मैंने तुम्हें यहाँ पर रिफाइन कर लिया। अगर इस लेवल पर और इस स्थिति पर तुम ना होते तो तुम मेरे लिए सचमुच में खतरनाक खतरा बन सकते थे, क्योंकि यह पहले से ही डीजिया से भी पावरफुल था, इसके पास एशियंट आर्टिफैक्ट था। अगर लॉर्ड जुयान ने इसकी कांड ना बचाई होती उस अपने हेवनली फॉर्मेशन की मदद से होली रीजन के, तो इसकी स्थिति ऐसी ना होती, कुछ और ही सीन होता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर यह उसके आर्टिफैक्ट को, अब उसके उस पगोड़े को रिफाइन करने की प्रोसेस चालू कर देता है और साथ में उसकी बॉडी को भी थ्रो कर देता है और कहता है कि एक हारे हुए व्यक्ति द्वारा बनाई गई कोई चीज़ मुझे भला कैसे हैरान कर सकती है। देखें आखिरकार मैं इसे किस तरीके से निखारता हूँ और इसे किस तरीके से रिफ़ाइन करता हूँ और इसे किसी और मतलब कि बेटर लेवल पर लेकर जाता हूँ। और हम इस डीजून की बॉडी को देखते हैं जो ज़मीन पर गिर रही होती है। तभी यहाँ पर वापस से वह ब्लू चेन्स का इस्तेमाल करते हुए और मोटा गेंडा हैंगवान इसके बॉडी को पकड़ लेता है और कहता है कि हा हा, आखिरकार मुझे यहाँ पर एक पूरा का पूरा डिमोनिक बॉडी मिल ही गया। और वह उस बॉडी को लेने के साथ तेज़ी के साथ वहाँ से भागने लगता है, अपने उस पतलू साथी को छोड़ने के बावजूद भी। और यहाँ वापस का पतलू साथी कहते रह जाता है, लॉर्ड हेंगयुआन कहाँ जा रहे हैं? और हम देखते हैं फिर यहाँ पर जून जो होते हैं वह कहते हैं, लॉर्ड जुलियन कहते हैं कि माय यंग फ्रेंड, मौजूदा हालत को देखते हुए क्या तुम्हें लगता है अभी भी हमारे पास कोई रास्ता है यहाँ से बचकर भाग निकलने का? क्योंकि वह क्लाउड वाला रास्ता तो क्लोज हो चुका है। और लियन कहता है कि अब जीवित रहने का, अपने मन में कह रहा था, अब जीवित रहने का एकमात्र यही तरीका है कि सभी को वर्ल्ड वॉर मोनूमेंट के अंदर ले जाया जा सके। लेकिन अगर यह उच्च कोटि के आर्टिफैक्ट के तौर पर यहाँ पर उजागर हो गई कि एक हाई टियर का आर्टिफैक्ट है जो कि यहाँ पर मतलब नो कार की बदौलत उसी के मुकाबले की है, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी हो जाएगी। और जहाँ तक इस बंदे की बात है जुयान की, तो इसे भी मुझे ओल्ड मैन युआन गाओ हान की तरह फंसा कर रखना होगा। जब तक कि मैं मार्शल सोवरेन के पीक लेवल पर ना पहुंच जाऊं, तब तक मैं इन्हें बिल्कुल भी रिहा नहीं कर पाऊंगा। तो यह कहता है कि चलिए आइए देखते हैं आगे क्या होता है, मेरे साथ आइए। मतलब कि इनको साइड में लेकर जा रहा होता है, खोपचे में तुम लोगों को कब्जा करता हूँ। तो यह सुन वो कहता है कि है आखिरकार कहाँ जाए हम। और इस तरफ यह तोता वाला जो शक्ल वाला खामोश होता है, तो यह जुयान सबसे पहले इससे कहता है, आखिरकार सबसे पहले लॉर्ड हैंगयुआन मुझे तुम कुछ चीज़ों को बताओ। उसने अपना नाम यू सेंग फेंग कहा, आखिरकार उसने यह नाम अपना जो पहचान बताया, यह मुझे कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? फिर भी मुझे यह याद अच्छी तरीके से तो नहीं आ रहा है कि वह कौन है। तभी आसमान पर हम देखते हैं जहाँ हमारा पगोड़ा रिफाइन हो रहा होता है, वह कहता है कि कितने अज्ञानी और बेवकूफ़ लोग हैं। क्या आपको लगता है कि उस क्लोन को, अफ़सोस को, मतलब उस बॉडी को छीन लेने से मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा? मतलब उस बॉडी को लेकर भागा है तो मुझे यहाँ पर कोई बाधा डाल सकता है? या फिर एक क्लोन यहाँ से भागकर निकल चुका है तो, और वह इसने उस पगोड़े को अपने कब्ज़े में ले लिया होता है। और ये कहता है कि और जहाँ तक उस डीमन कोर फ्रूट्स की बात रही, तो वह मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मेरी एक फ्रूट गायब है। और यह सुनने के साथ यहाँ लियन की बॉडी काँप जाती है। ओ भाई! इसी ने तो चुरा कर रखा है। और वह फिर कहता है कि लुसिफर डीमन
जब तक यहाँ पर मेरी डेमोनिक क्लाउड मौजूद है और इसके अंदर ही वह फ्रूट भी मौजूद है। यह साफ-साफ चीज़ें क्लियर हैं। इसलिए मैं यहाँ पर अपने इस पूरे एरिया को पूरी तरह से भस्म कर सकता हूँ। और हम देखते हैं इसी के साथ उसके क्लाउड्स के पावर, जिसके अंदर थंडर्स चमक रही होती है और तेज़ी से तबाही मचा रही होती हैं। और वह यहाँ पर बोले जा रहा होता है कि तुम बेवकूफ़ इंसान, तुम लोगों को लगता है कि मेरे उस फ्रूट को रख लेने से और उस क्लोन को यहाँ पर लेकर जाने से तुम लोग यहाँ से बचकर निकल सकते हो या फिर मेरे खिलाफ कोई साजिश भी रच सकते हो। मुझे इसका पहले से ही आभास हो गया था, इसलिए मैंने अपनी सारी शक्ति उन 9 फ्रूट्स और साथ में इन डेमोनिक क्लाउड्स में बाँट दिया था और इनके अंदर समाहित कर दिया था। मुझे लगता था कि यहाँ से 1 या 2 क्लोन जो मौजूद है वह भी भागकर निकल जाएँगे। जब तक मैं खुद को यहाँ पर पूरी तरीके से अस्तित्व में लाता हूँ, खुद को मतलब कि अपने कंट्रोल में, अपने पोज़ीशन में, अपने होश-ओ-हवास में, अपनी एनर्जीज़ के कंट्रोल में लाता हूँ, तब तक वो यहाँ से भाग भी सकते हैं। लेकिन मैंने जितना सोचा था वह उससे अच्छे ही रिजल्ट्स हुए हैं। मैंने यहाँ पर एक को रिफ़ाइन कर लिया है पूरी तरीके से। अफ़सोस की बात है कि तुम लोग अब यहाँ से बचकर बिल्कुल भी नहीं निकल सकते हो। और जहाँ तक मेरी फ्रूट की बात रही, जिसे तुम लोगों ने ही छुपा कर रखा है, इसलिए इस बात से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बार जब मैं अपने इस डेमोनिक क्लाउड के साथ-साथ रिफ़ाइनिंग प्रोसेस को इस्तेमाल करूँगा, तो यहाँ अर्थ एंड हेवन एंड यहाँ की मौजूदा हर एक कण को रिफ़ाइन कर दूँगा और उसे एक अवशेष में बदल कर रख दूँगा। फिर मैं देखता हूँ मेरी फ्रूट मुझे कैसे नहीं मिलती है। और वह थंडर पावर्स वहाँ के एरिया को ही तबाही मतलब कर रही होती है। जिस एरिया तक वह फ्रूट उगा हुआ होता है, उतने एरिया को इसने पूरी तरीके से अपने अंडर में ले लिया होता है, अपने थंडर के पूरी तरीके से के एरिया में कब्जा कर लिया होता है और वहाँ थंडर बरसाया जा रहा होता है। और वह कहता है, इसलिए चाहे आप मेरे डीमन कोर फ्रूट को कहीं भी छुपा लें, किसी भी कीमत पर यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएंगे। तुम लोगों की सारी चालें बेकार रहेंगी। और वह जो थंडर पावर थी वह इतने बड़े एरिया को ऊपर में मतलब कि एक तरीके से रिफाइन करने के प्रोसेस में ले जाती है और उस पूरे जगह को ही ज़मीन से उखाड़ कर अपने उन क्लाउड्स के बीच में ले जाती है रिफाइनिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। और हम देखते हैं इन सभी सिचुएशंस को देखकर लियन परेशान हो जाता है और अपने मन में कहता है, दरअसल उसका इरादा केवल यहाँ पर डेमोनिक क्लाउड्स के साथ-साथ पूरे आसमान एंड अर्थ एंड हेवन हर एक चीज़ को रिफाइन करने की है। अगर यहाँ पर वह सफल हो गया तो कोई भी यहाँ पर जीवित नहीं बचेगा। इसीलिए और वह अपने हाथों में वर्ल्ड गोल्ड मॉन्यूमेंट को लाते हुए कहता है कि अब मुझे यहाँ पर अपने वर्ल्ड गोल्ड मॉन्यूमेंट का इस्तेमाल करना होगा और सब कुछ दाँव में लगा देना होगा। पर तभी आसमान में एक आवाज़ गूँजती है, एक बड़े फ़िगर की, और इस आवाज़ को सुनकर सभी लोग हैरान हो चुके होते हैं। और वहाँ पर कोई गा रहा होता है एक गीत, 10 मील तक हरे-भरे चीड़ के पेड़ लगाए जाएँगे। आने वाले वर्षों में भली-बुरी हरी परियाँ परियों के गीत गाएँगे। विकास और जारी रहेगा। मेहमानों को पिंजरे में बाँध कर पंछियों की तरह नहीं रखा जाएगा। एशियन काल से यही गीत गाए जाएगा। सभी मामले पानियों की तरह बहते रह जाएँगे। और हम देखते हैं इस तरीके के गीत को सुनकर यहाँ पर यह थर्ड व्हाइट डीमन कहता है कि कौन है? कौन है यहाँ पर? कौन है? और हम देखते हैं इस आवाज़ को सुनने के साथ इस बंदे ने एल्डर जुयान ने पहचान ली होती है और साथ में लियन ने, और ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और हम देखते हैं जुयान कह रहे होते हैं, "है आखिरकार वह यहाँ पर आ ही गए। ये वही है, ये वही है। अब हम बच गए।" और यह सुनकर इसका चेला कहता है, "लॉर्ड जुयान इस तरीके से बौखला रहे हैं किसी की आवाज़ को सुनकर? इस तरीके से आखिरकार वे कैसे खुश हो सकते हैं? क्या यह बंदा कोई साधारण बंदा तो नहीं हो सकता? यह काफ़ी बड़ा और पावरफुल फिगर होगा जिसकी आवाज़ को सुनकर वह इतने खुश हो रहे हैं।" और हम देखते हैं यहाँ पर उसका चेला कहता है कि हे लॉर्ड, आखिरकार वह है कौन? तो जुयान बताते हैं कि है इतना ज़्यादा मत यहाँ पर मुझसे सवाल करो, बस तुम देखो हम यहाँ पर हम बच चुके हैं। इतना जान लो कि हम यहाँ पर बच चुके हैं। अब हमें यहाँ पर कोई भी नहीं मार सकता है, कोई हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। हमारी स्थिति के बारे में जो तुमने सूचना भेजी थी इन्फॉर्मेशन की मदद से, वह काम कर गई। उन्होंने वाक़ई यहाँ पर एक मास्टरपीस को भेजा है जो यहाँ पर इन सभी मुसीबतों को पलक झपकते ही गायब कर सकता है। हम जैसे ही होली रीजन में पहुँचेंगे, तुम्हारा यहाँ पर एल्डर पोजीशन बढ़ा दिया जाएगा। ये सुनकर कहता है, क्या होली रीजन में मैसेज? लेकिन मैंने तो अभी-अभी मैसेज भेजा था, वह इतनी जल्दी इन लोगों के तक कैसे पहुँच सकता है? तो यहाँ पर यह जो होता है लियन कहता है कि वास्तव में इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जो तुम्हारे इस मैसेज को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब कि उन तक यह पहुँच सकता है। इस क्षण में जो प्रकट हुआ है, वह व्यक्ति वो है। और हमें दिखाया जाता है एक खतरनाक फिगर को जो इस व्हाइट डेमन के पीछे प्रेजेंस में खड़ा होता है, जिसकी थंडर्स के पावर्स के बीच में चमक रहा होता है और इसी के आर्टिफैक्ट के ऊपर खड़ा होता है। और इस प्रेजेंस को देखने के साथ, इसे फील करने के साथ, यह व्हाइट डीमन तुरंत ही पीछे की ओर पलटकर घूमता है। और हम देखते हैं उस फिगर को जो अपने मतलब बाहों में बंधे पट्टियों को ठीक करते हुए कहता है कि 9 ब्रेथ
मैंने नान क्यू के साथ पनीर खेल खेल रहा था जब गोंग यांग झेंग की ने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं यहाँ खड़ा रहा और पूरे 9 सांसें लेकर चिंतन करता रहा कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। और हमें उसके फुल फिगर को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी तबाहीनुमा होता है। इसके जो कपड़े होते हैं इनमें वॉइड्स की पावर हमें साफ साफ झलक रही होती है। यह एक तरीके से अपने क्लॉथ में ही एक वॉइड स्पेस को लेकर चल रहा होता है और यह कहता है कि एक सरल तथ्य है कि अगर मैं चाहता तो तुझे यहाँ पर, और घूरते हुए देखते हुए वाइट डीमन से कहता है कि मैं तुझे अभी अभी यहाँ पर कम से कम 9 बार मार सकता था। या इसने यहाँ पर पहुँचकर खड़ा होकर सारे सीन्स को देखते हुए 9 बार सांस ली है और कह रहा है कि 9 ब्रेथ में मैंने तुझे 9 बार मार सकता था। लेकिन उस पंक्ति को निश्चित तौर पर आज मैंने जो कहा वह काफ़ी डरावना कथन था। सचमुच में यह सूचीबद्ध किया जा सकता है, मतलब कि काफ़ी अच्छे तरीके से लाइनिंग्स को लिखा जा सकता है। मैं इसे भूलूंगा नहीं, इसे याद रखूंगा। और इस बंदे को इस तरीके से बकवास करते हुए देखिए व्हाइट डेमन कहता है कि आखिरकार ये कौन है? मैं इसे याद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा कहता है, ओए तेरी! मैं तो एक चीज़ भूल ही गया। मैं सलवा चाल पर चल रहा था उसके साथ गेम खेलते वक़्त। मैं काफ़ी बढ़िया कदम चलने वाला था, लेकिन अचानक ये मैसेज आ गया और मैं यहाँ पहुँच गया। आखिरकार मैंने अपना शिफ्ट तो चला ही नहीं, अपनी चाल चली ही नहीं है। मैं तुरंत ही अपनी बस एक चाल चल कर आता हूँ। और हम देखते हैं यह बंदा यहाँ तुरंत ही पलक झपकते गायब हो चुका होता है, पूरी तरीके से, और यहाँ कोई निशान भी नहीं छोड़ा होता है। और यह देखकर यहाँ पर वो इस व्हाइट डेमन की फट जाती है और वह कहता है, 1 मिनट, ये बंदा कहाँ गायब हो गया? वह तो यहीं पर था ना, ये यहाँ से कहाँ चला गया? ये तो किसी तरीके का टेलीपोर्टेशन नहीं था, ना ही किसी तरीके से छिप कर जाना, ना ही वॉइड में इंटर करना। या एनर्जी का बिल्कुल भी कोई भी फ्रैक्चुलेशन मुझे महसूस नहीं हुई, कोई नामो-निशान नहीं है। मानो जैसे उसकी वो जो फिजिकल बॉडी थी वह यहाँ से पूरी तरीके से गायब हो चुकी है, यहाँ पर वह कभी मौजूद ही नहीं थी। वह बस डिमोनिक क्लाउड्स में कैसे प्रवेश कर पाया? मेरे इस डिमोनिक क्लाउड बैरियर के अंदर बाहर निकलना और अंदर आना मेरी इजाज़त के बगैर, इस वॉइड इस क्षेत्र में, इस एरिया में उसका ऑरा, उसका नामो-निशान नहीं मुझे महसूस हो रहा है। आखिरकार वह कैसे हो सकता है? वह यहाँ से बचकर कैसे निकल सकता है? ऐसा लगता है जैसे वह कभी यहाँ पर मौजूद ही नहीं था। और उसे अचानक यहाँ से भागते हुए देख, गायब होते हुए देख, इन बंदों की तो वाट लग चुकी होती है कि साला जो बचाने आया वो यहाँ से भाग चुका है। और वह यहाँ से वह गया है, वो अपना चेस बोर्ड वाला एक गेम खेल रहा था। तभी अचानक इस तक मैसेज पहुंचा तो वह पलक झपकते यहाँ आया, 9 ब्रेथ तक रुका और फिर इसे याद आया कि साला मैं काफ़ी अच्छा कदम चलने वाला था चेस बोर्ड पर, इसलिए मुझे वापस आकर अपनी चाल चलकर आनी चाहिए। और वो वहाँ चला गया होता है और इन सीन्स को और इन बकवास को सुनकर इस जूयान की सटक चुकी होती है। यह कह रहा था, यू तुम हमें इस तरीके से छोड़कर ऐसे सिचुएशन पर कैसे जा सकते हो? उसका चेला कहता है, लॉर्ड वो व्यक्ति था कौन? आप उस पर इतना भरोसा कर रहे थे और वो यहाँ से भाग गया। और फिर हमें दिखाया जाता है उस दूसरे वाले सीन्स को, जो कि कहीं बादलों में, पहाड़ों में, वहाँ पर जो वे लोग गेम खेल रहे होते हैं और वहाँ पर कोई कह रहा होता है कि उनका नाम, मतलब कि वह जो एल्डर जुयान होता है वो बता रहा होता है, उसकी आवाज़ होती है, उनका नाम जो किंग फैन है। संभवतः हो सकता है कि वह इतने भरोसेमंद व्यक्ति ना हो, मतलब कि उनकी हरकतें वैसे भरोसेमंद वाले ना हैं, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद व्यक्ति है हमें इस जगह से बचाने के लिए। और हमें जिस एरिया का सीन दिखाया जा रहा होता है वह दरअसल स्काई रिफ्ट क्लिप होता है, जहाँ पर एक बड़ी सी चेस बोर्ड होती है, 2 बंदे हँस रहे होते हैं ज़ोर-ज़ोर से और वहाँ उनकी आवाज़ें गूंज रही होती है और वे बातें कर रहे होते हैं। एक कह रहा होता है कि दीपक की टिमटिमाती रोशनी में शतरंज के मोहरों को धीरे-धीरे थपथपाते हुए, पंखे के नीचे बहती हल्की हवा, तिरछे चाँद सा साथ देने वाली रोशनी, दुनिया भर में युद्ध के मामले उठते दिख रहे हैं। मैं हँसते हुए अपने मनोरंजन के लिए शराब उबाल रहा हूँ और गुजिया खा रहा हूँ। वाह, वाह! कितना आनंददायक है। तो हम देखते हैं जो एक मोटा बंदा होता है वो इसके बगल में बैठा होता है, शराब की जाम ले रहा होता है और वो कहता है कि तेंग गुआंग की वह अर्थ एंड हेवन को खोलकर आने वाला संदेश वास्तव में 3 अलग-अलग परिणामों को दिखाती है। और तुमने जो यहाँ पर 3 रिजल्ट्स दिखाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाली है, जो तुमने चाल चली है। यह सुन वह भी कहता है, हाँ, हाँ, बिल्कुल। शुरू में तो मैं सिर्फ बच्चों का घर-घर खेल रहा था। समय बीतने के साथ मेरी चालें बदलती जा रही हैं। वास्तव में यह काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। क्या तुम कभी चेस खेलने के लिए तेंग गुआंग को यहाँ पर बुलाओगे? उसके साथ खेलने में सचमुच में काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा। तुम उसे एक इन्विटेशन क्यों नहीं भेजते हो? तो मोटा कहता है, क्या तुम यहाँ पर मुझे खुद को शर्मिंदा करने के लिए कर रहे हो, मजाक कर रहे हो मेरे साथ? मैं उसे इनविटेशन भेजूँ? और हम देखते हैं फिर ये आपस में जाम टकराते हैं, अपने चेस बोर्ड के चाल्स को चलते हैं। और फिर यह कहता है कि वैसे क्या तुमने वह काम निपटा लिया जो गोंग यांग झेंग किंग के द्वारा तुम्हें सौंपा गया था? कोई तुम्हें मिशन दिया गया था ना, क्या वह इतनी जल्दी निपटा लिया तुमने? तभी इस बंदे को याद आती है और यह थमसा जाता है और यह मोटा कह रहा होता है, मुझे लगता है कि उस बूढ़े आदमी की जो 1000 मील से भेजी गई तत्काल जो इमरजेंसी वाली मैसेज थी, इसका कोई तो मतलब होगा, कोई बड़ा ही रीज़न होगा, तभी उसने तुम्हें इतनी इमरजेंसी मैसेज भेजी होगी। तभी ये मुस्कुराते हुए कह रहा था, इसमें मुझे लियन की शक्ल नज़र आ रही है और ये हँसते हुए कह रहा था, ओह! वो तो मैं भूल गया, आपके लाल चूल्हे पर बनी ये मधुर शराब काफ़ी बेहतरीन है, मैं अगली बार इसे पीने के लिए वापस आऊँगा। और हम देखते हैं पलक झपकते ही वहाँ से फिर से गायब हो चुका होता है और ये कहता है, हैं? एक साँस में गायब? ओए! मेरे फ्लोवर ज़रा 1 मिनट तो रुको, मेरी बात तो सुनो। और हम देखते हैं यहाँ से पूरी तरह से गायब हो चुका होता है और इनकी गेम यहीं पर बीच में रुक चुकी होती है।
फिर वापस से सीन हमारा आता है इस डीमन पर और यह वाइट डीमन कह रहा होता है वह जुओ किंग फैन था। मेरी यादों में तो नहीं, लेकिन इस डीजून की यादों में वह मौजूद है। इस युग का टॉप सेकेंड रैंक पर आने वाला मार्शल सॉवरेन है वह। और हम देखते हैं यहाँ पर जो एल्डर जुयान होते हुए कहते हैं कि है यंग फ्रेंड, क्या तुम यहाँ पर जो किंग फैन को भी पहचानते हो? क्या तुम उन्हें भी जानते हो? लियन कहता है कि आखिरकार मार्शल वॉइड की सॉवरेन को कौन नहीं जानता है, बस फ़र्क इतना है कि वह मुझे नहीं जानते हैं। तो यासुन कहता है कि क्या तुम यहाँ पर उन्हें पहचान सकते हो, उसके बारे में भी जान सकते हो? वह नाम तो कई वर्षों से इस वर्ल्ड में ही लुप्त हो गया है, मुझे भी याद नहीं आ रहा था मेरे दोस्त। आखिरकार तुम उनके बारे में जानते कैसे हो? तुम काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अजीब हो और असामान्य हो। तो लियन कहता है मैं उन्हें बस जानता हूँ, उन्होंने खुद ही तो अपना नाम लिया था, मैं तो बस बातचीत कर रहा था कि उन्होंने जो कहा है और जो शब्द कहे हैं वो उन्हीं के हैं। इसके अलावा अगर मैं ऐसा जान भी लेता हूँ तो कौन सी अजीब बात है? यह साबित होता है इससे कि मैं एक अच्छा जानकार हूँ। आखिरकार मेरे पास क्या असाधारण और अजीब चीज़ है? यह मेरी अंतर्दृष्टि है कि उनके द्वारा कहे हुए शब्दों को मैं पहचान पाया। तो हम देखते पीछे तोता वाला कहता है अच्छा ऐसा है? और फिर हम देखते हैं अपने मन में कर रहे होते हैं एल्डर, आखिरकार होली रीजन वापस लौटते ही सबसे पहले इस बच्चे की छानबीन करनी होगी, देखना होगा यह बहुत भी ज़्यादा रहस्यमय और अजीब और छुपा हुआ बच्चा है। बट हम इसका चेले को देखते हैं जो कर रहा था, यह बच्चे के पास केवल मिस्ट्रीज नहीं बल्कि कहीं गुना अधिक खजाने भी हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर तभी अचानक इन दोनों के बीच में वॉइड किंग जो होते हैं एंट्री ले चुके होते हैं और यह वॉइड सोवरेन कहता है कि है ब्रो, शुक्र है कि तुम सभी लोग ठीक हो और सुरक्षित हो, कोई यहाँ पर हताश तो नहीं हो गया ना मेरे नाम थोड़े से जाने की वजह से? वरना मैं सचमुच में बहुत ही बुझे बुरा लगता और बुरा मानता। मुझे तो यहाँ सचमुच में चिंता था कि तुम लोग कहीं टपक ना गए हो। तभी हम देखते हैं या सुनने के साथ ऐसे अचानक बीच में आते हुए देख, ये तो घबरा चुके होते हैं, इन्हें हार्ट अटैक आने वाला होता है। ये कहते तो तुम यहाँ पर आखिरकार किंग फैन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर भरोसेमंद होकर इस तरीके से भरोसा देकर गायब हो जाते हो। आप जानते हो आप यहाँ पर सिर्फ शतरंज खेलने के लिए गए थे, है ना? क्या आपको इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई इस समय मर भी सकता था? आपको यहाँ पर इस तरीके से अंतरात्म कैसे हो सकते हैं? मतलब इतने शांत कैसे हो सकते हैं? इस तरीके से भाग कर जाना और आना और फिर इस तरीके से मुस्कुराना, यह तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना। और हम देखते हैं यहाँ पर ये जो होते हुए कहते हैं, "अरे ये चिल कर भाई, जो लाइफ और डेथ है, वह तो किस्मत का खेल है। धन और जो पद है, वह हेवन का खेल है, वही डिसाइड करती है कि किसे मिलेगा। असीम शक्ति होने के बावजूद भी मैं भाग्य को तो नहीं बदल सकता हूँ ना। अगर मेरे पास हेवन तक पहुँचने की भी शक्ति होती, तो भी मैं हेवन के द्वारा लिखी हुई किस्मत को नहीं बदल सकता था। मनुष्य के नसीब को नहीं बदल सकता हूँ। हे लॉर्ड जुयान, आखिरकार जो उत्पत्ति है और जो विभाग है वह मुख्य रूप से उसके द्वारा डिसाइडेड है। तो आपको यह सरल सत्य समझना होगा, जिसे जब टपकना है वह तब टपकेगा। तो हम देखते हैं इस तरीके से इसे ज्ञान देते हुए देखिए अपने मन में कहता है कि एक ही दिन में मुझे 2 बेशर्मों ने लगातार मुझे सीख पढ़ाई है। मतलब कि 2 बेशर्म मेरे सामने प्रकट हुए, एक ये और दूसरा लियन जो इससे ज़बान लड़ाते हैं, इसकी पोजीशन की इज़्ज़त नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर फिर आसमान में व्हाइट डीमन को जो अपने गरजते हुए थंडर के साथ खड़ा होता है और कहता है कि बिल्कुल सही कहा, भाग्य तो पहले से ही तय है। आज यहाँ पर तुम अपनी मौत की तलाश में अपने किस्मत से मिलने के लिए आए हुए हो। आज तुम्हारा भाग्य मेरे द्वारा तय किया जाएगा। यह सुनकर ये पलटते हुए और मुस्कुराते हुए देखते हुए कहता है कौन साला चूजा भौंक रहा है बे? और हम देखते हैं यह कह रहा होता है व्हाइट डीमन की वॉइड मार्शल सोवरेन जुओ किंग फैंग, आओ जरा देख लिया जाए। और हम भी देखते हैं कि अभी पलटकर इसकी ओर देखता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करने वाला होता है। बट इसी सीन के साथ यहाँ पर नीचे राइटर लिखता है कि एक विनाशकारी युद्ध यहाँ पर स्टार्टेड होने वाली है, जिसकी विनाशकारी एनर्जी यहाँ पर चारों ओर डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन बरसाएगी। एक वर्ल्ड शॉकिंग बैटल स्टार्ट होने वाली है, छिड़ने वाली है। तो इसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो उसे जल्द से जल्द देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और मेरे न्यू स्टोरी जो है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन उसे भी जाकर एक बार चेकआउट करो। एक मिक्स एपिसोड भी अपलोड कर दिया है जो कि 3 साढ़े 3 घंटे की है।